वहाँ पर अपने दोस्त की पार्थिव शरीर को रखा। रखने के बाद निशान जो चेक करने होते हैं निशान चेक किए, अंतिम प्रणाम किया मैम और अगरबत्ती लगाई और पाँव को हाथ लगा कर कसम खाई कि दोस्त तेरी शहादत का बदला मैं जरूर लूंगा मतलब। और अगले 3 दिन तक दुश्मन के ऊपर भारी फायर सपोर्ट कर करके टाइगर हिल के ऊपर तिरंगा लहरा करके अपनी दोस्त की शहादत का बदला लिया। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। काफ़ी नई सुबह है बिकॉज ये हम बहुत ही इंटरेस्टिंग सा नया काम करने जा रहे हैं। पहली बार कर रहे हैं तो होपफुली देखते कैसा होगा। Hello, your favorite storytelling platform Humans of Bombay is going on wheels. For the very first time हम on the go stories कवर करने वाले हैं। कई लोगों से मिलेंगे, उनकी कहानियां समझेंगे और फिर यही कहानियां आप तक लाएंगे। यार डरा दिया, मेरा हाथ वापस किसी को नहीं दिखा रही है। नेवर। बस यही है आइटिनरी, बाकी इस सफर में देखते हैं कि क्या होता है और किससे मुलाकात होती है। दिस इज योर होस्ट कीर्ति श्री एंड वेलकम टू चली कहानी। तो फिर चले। हम आ गए हैं देवलाली में और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसान से बात करने वाले हैं, नायक दीपचंद जी। ऑनेस्टली इनके बारे में जितना कहूँ उतना कम है। ही वॉज वन ऑफ द जवान्स हू सर्व्ड अस ड्यूरिंग द कारगिल वॉर। और जो चीज़ें इन्होंने देखी हैं, जो इन्होंने सहा है और जिस तरह का परम बलिदान दिया है, ये बस वो ही बता सकते हैं हमें। तो चलते हैं इनके पास, जानते हैं इनकी कहानी और ये समझकर आते हैं कि देश के लिए अनकंडीशनल लव का सही मतलब क्या है। नमस्ते अंकल जी, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच, आप अपने ऐसे घर में बुलाया आपने हमें। कोई दिक्कत नहीं है। क्या आप लोगों के लिए आलू गोभी की सब्जी और यहाँ पर बनेगी कड़ी। वाओ। घर पर दही बनी हुई है। कड़ी तो मुझे बहुत पसंद है। अभी मेरा पूरा राजस्थान बाहर आ जाता है कड़ी को देख के। बस टेंशन क्यों ले रहे हो, आपको वैसे ही खिलाएंगे। भूख लग गई मुझे देख के। एक पता है मेरे को एक बात बहुत अच्छी लगी आपकी, आप जब भी फोन पर बात करते हैं आप जय हिंद से शुरू करते हैं। नहीं, आप जय हिंद से ही खत्म करते हैं। नहीं वो तो नेचुरली होना चाहिए ना। हाँ जी। हिंद की जय होनी चाहिए ना। जब गांव में, मैं हिसार हरियाणा से, मैं मूलतः पंचग्रामी गांव पाबड़ा हिसार हरियाणा का रहने वाला हूँ। हाँ जी। और जब हम बचपन में ही जब दीपावली पे साफ सफाई करते थे, तो जितने भी थे आपने नहीं देखा लेकिन हमने वो जीवन देखा कि भाई पोस्टर महापुरुषों के लगा लो, देवी देवताओं के लगा लो, तो कैलेंडर आता था। तो वो कैलेंडर हम लोग हर साल चेंज करते थे। तो उसमें से एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फोटो रहती थी वर्दी में, आजाद हिंद फौज की। तो मैं वो हर साल चेंज नहीं करता था, मैं रखता था उसको संभाल करके। और उसके नीचे जो वर्डिंग लिखा रहता था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो मैं ये जब 4-5 साल का था तब मन में ख्वाब आता था। तब फिर वहाँ से एक उमंग आई और मात्र 18 साल की उम्र में फिर भारतीय सेना के अंदर मैंने एक फार्म आता था उस टाइम 10 या 15 पैसे का, और उसके ऊपर लिखा रहता था कि अपना खुद का भविष्य बनाने के लिए देश की सेना में, भारतीय सेना में भर्ती हुई है। तो मैंने अम्बाड़ा छावनी के अंदर लिखा हुआ था और वो फोटोकॉपी लिया और फोटोकॉपी से हमने फार्म भर दिया और मेरा जो बचपन का सपना पूरा हुआ। और आज से फिर तकरीबन 28 से 30 साल पहले मैंने भारतीय सेना को ज्वाइनिंग किया। आज भी वो मेरे पास में मेरी वाटर बॉटल रखी हुई है। आज भी मैंने जो कारगिल के अंदर जो वर्दी लड़ाई में पहनी थी आज भी मेरे पास रखी हुई है। मैंने अपनी इंसानी, आज भी वो हेलमेट है जिसको पहन के मैंने युद्ध किया। तो वो चीज़ एक यहाँ से यहाँ है ना, वो तो मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये थी क्योंकि मैं वैसे कि आप हर चीज़ पा सकते हो संसार में, हर पद पा सकते हो, आप प्रधानमंत्री बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, मगर इस वर्दी के लिए आप ऊपर वाला जब आपको बोलेगा तभी आप वर्दी मिलेगी आपको। तो आपने भी एक बात बोली कि एक होता है आराम कक्ष और एक होता है युद्ध के टाइम। आपका पहला युद्ध वाला
एनकाउंटर कब हुआ था, क्या था वो? देखो फिरोजपुर में आने के बाद में हम लोग जैसे पिछले इलाके में राजस्थान वगैरह में ट्रेनिंग करते थे, हाँ, लाठी रेंज में, हाँ, बीकानेर के पास में, हाँ, बाड़मेर, सब जगह जाते थे। बाड़मेर, हाँ, हाँ, महाजन रेंज थी, हर हम्म, जगह राजस्थान का बहुत है, जगह जगह थी, बाकी भी है। हम्म, मगर पहला जो हमारा एक्सपीरियंस था वो था ऑपरेशन रक्षक, जम्मू एंड रक्षक, कश्मीर। जम्मू ऑपरेशन एंड रक्षक कश्मीर, हाँ। जो आतंकवादियों के साथ उस टाइम आतंकवादी चरम कौन सा सीमा पे, साल की बात है ये? 1997-98, 97, 98, युद्ध, कारगिल युद्ध से पहले। कारगिल युद्ध से पहले। तो हम लोगों को मौका मिला हम्म, श्रीनगर में जाने का। हम्म, पहली बार हमारे लिए तो डर लग रहा था? डर नहीं लग रहा था, ये था कि भाई क्योंकि हमने शशि कपूर की पिक्चर देखी थी कश्मीर की कली, तो उसके अंदर जो इशारों इशारों में में। तो वो था, तो वो हमने फोटो देखे, वो गुलाब की पंखुड़ी आ रही है, नहीं दिखाते थे अच्छी तरह, बर्फ बर्फ भी है वो, हाँ, तो डल लेक। डल लेक देखते थे, तो हमारा बड़ा रोमांचक था, बहुत मजे आएंगे। बहुत मजे आएंगे, ये करेंगे वो करेंगे यार पहली बार। तो हमारे उस्ताद बोले भैया हम लोग को टूरिज्म नहीं बन के जा रहे, हम लोग तो जो हमारे इस कश्मीर के सवरों को नाश कर रहे हैं, उन दहशतगर्दों को मिटाने के लिए जा रहे हैं। तो 2 महीने हमको ट्रेनिंग दिया पुराने बंदों ने, हाँ, और 2 महीने हमने सीखा, हाँ, और फिर हमारा श्रीनगर में। श्रीनगर में ही, हाँ, फिर वो पुरानी फौज चली गई चली गई। और फिर हमारा टेक वो ओवर कर टेक लिया ओवर कर फिर। लिया। हाँ। को जब एक बात बताओ, बुलावा आया जब कारगिल के लिए, आपको पता था ये कितनी बड़ी चीज है? नहीं पता था। कुछ हम लोग क्या सोचे कि नॉर्मल जैसे यहाँ हाँ, आतंकवादी नॉर्मली हैं, 2 इधर से आतंकवादी हैं, 2-3 होंगे। 2-4 आतंकवादी, 10 होंगे, 20 होंगे, ऐसे हाँ, हो गए आतंकवादी, हाँ, उनको 2 मिनट में, आधे घंटे में काम खत्म हो जाएगा। हाँ, हमको तो वहाँ एक्सपीरियंस मिला हुआ था। और फिर नीचे से जो सेना आने वाली थी, मेरठ से, दिल्ली से, आगरा से, लखनऊ से, अम्बाला से, वो डिले हो रही थी। हम्म, तो वो नीचे से डिले हो रही थी, तो तब तक बोले यार वो तब तक आएगी, 1 हफ्ता लग जाएगा। इससे पहले फिर आप हमको लोग निकलो। मूव ऑर्डर किया, हम्म, तो वो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात थी कि मूव टू कारगिल। हाँ। फिर कारगिल का कितने दिन चला आपका? 2 महीने तक लगभग 2 लड़ाई चली महीने तक आप थे वहाँ पर। कारगिल में। उस टाइम सबसे तो सबसे टफ दिन कौन सा था कारगिल? देखो युद्ध का तो हर दिन टफ था, हम्म, आपको बोलूं, हम्म, युद्ध का हर दिन टफ था। हमारे सामने 10 आदमी जाते थे, हमारे 2 आते थे वापसी। हमारे साथ ही ऐसे हम लोग बैठे हुए, 2 मिनट में टुलक गया, हम सोचते थे कल नंबर मेरा भी आएगा, क्योंकि ऊपर से इतना फायरिंग आ रहा था कुछ पता नहीं सकता। हमारी बटालियन 189 लाइट रेजिमेंट थी उस टाइम, तो उनको मौका जैसे ही मिला तो हम लोग भी तैयार थे, कब मौका मिले मौका मिले। तो ये एक लक सोचिए, एक किस्मत लगाइए। 1 राउंड गन फायर आया, तो हमारी 12 की 12 तोपों ने फायर किया ट्रोलिंग के ऊपर, और जैसे ही दबाया घोड़ा, मैं चार्ली 2 के ऊपर था, पहला ही घोड़ा दुश्मन के जहाँ चाहिए था वहाँ लग गया। एक्यूरेट वाह। लग गया, और भारत माता की जय, जय ये हिंद, वो जय पुराना, हिंद। मतलब बिल्कुल ऐसा हो गया। पहले तो हमने सोचा भी अपने बंदों पर गिर गया, हाँ, तब उन लोगों ने बताया कि जो डाटा दुश्मन को लगा है वो आपकी तोप से निकला हुआ है, इसी डाटे बैरिंग एलिवेशन के ऊपर पूरी सेना लड़ाई लड़ेगी ट्रोलिंग की। तो ये मेरे लिए और मेरे रेजिमेंट के लिए इतना प्राउड की बात है। बड़ा अचीव क्या, मेरी बटालियन का नाम हो गया, जिसको हम चीटी समझ रहे थे वो चीटी ने, और मेरा कर्नल साहब तो गदगद हो गए वहाँ पर। मतलब जो भी है राष्ट्र को समर्पित, राष्ट्र सर्वोपरि, तभी ये काम हुआ है। अपने निजी स्वार्थ के लिए कोई नहीं कर सकता। अगर किसी को बोल दिया जाए कि वहाँ से ये चीज़ लेके आ जाओ, बंदा बोलेगा मरना थोड़ी है, लेकिन जहाँ राष्ट्र को समर्पित है हम लोग गए, मतलब पूरा, और वो हुआ, और वहाँ जाके हमने तोपों को लगा दिया। बिल्कुल ऊपर टाइगर हिल के नीचे आ गए, हमें नहीं पता कि टाइगर हिल बिल्कुल सामने आ गई, अनजान एरिया है, और दुश्मन हमारे को देख रहा है कि आ जाने दो और नजदीक। और हमारे घमंड क्या था कि भाई हाथी निकलेगा पूछ पूछ बाकी है, लास्ट मोमेंट। भाई जोश था ना, हर जगह तो फतेह हासिल कर लेंगे। मगर क्या हुआ कि यही वो तो लास्ट और फ्रंट इंस्ट्रक्शन, दुश्मनों को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, और ये हमारे सिस्टम गलती होगी। तोपों को दिन में लगा दिया, हर बार रात को लड़ाई लड़ते थे, तो बोला रात को परेशानी हो जाती है, एक राउंड दिन में ही फायर, नहीं, एक राउंड सोने की बात नहीं थी कि रात को युद्ध लड़ेंगे, लेकिन प्रैक्टिस अभी कर लेते हैं, 1-2 राउंड फायर करेंगे ना, कहाँ पर डालना है तो दिक्कत नहीं आएगी। हमने मैडम 1 राउंड गन फायर, जैसे 1 राउंड दुश्मन के ऊपर डाला, वहां से सैकड़ों राउंड हमारे ऊपर आ गए, और हम 16,000 की हाइट के ऊपर नीचे देख रहे हैं, तो नीचे हमारे टैटू कंपनी, खच्चर, ये वो पतीले उड़ गए, खाने पीने के राशन की बोरियां, ऐसे त्राइम हो रहा है, पतीला उड़ रहा, ऊपर देख रहा ढक्कन। तो मैसेज आ गया, भैया जिसको जहाँ मौका मिलता छुप जाओ। अभी हम छुप गए मैडम, सभी आदमी, मैं और मेरा दोस्त मुकेश कुमार दोनों बैठे। दोनों ने स्टार्टिंग में युद्ध भूमि में वादा किया था, जैसे हम बैठे, हम दोस्ती थी, जिगरी थी कि मरेंगे और जिएंगे साथ में, हमारा नंबर कभी भी आएगा मगर एक दूसरे के परिवारों से जरूर मिल के आएंगे। अगर आप चले जाओगे तो मैं मिल के आऊँगा, अगर मैं चला गया तो मिल के आना। तो हम कई बार ऐसी बातें करते थे हर बार, और सीनियर बोलते थे ऐसी बातें मत किया करो यार, ये था होता, मगर मन में एक अलग उमंग थी। और ये बार भी हम लोग बैठे थे,
मैंने बोला चलें, बोलता नहीं चलेंगे। तो दोनों आदमी क्या करेंगे, बड़ा युद्ध लड़ेंगे। मैं ये आप तो अभी धीरे धीरे बता रहा हूँ, उस टाइम तो ताबड़तोड़ बात हो रही थी फटाफट। ऑफ कोर्स। तो फिर मैंने बोला 2 आदमी, बोला 2 आदमी लड़ेंगे। तो मैंने बोला 2 आदमी लड़ेंगे, बोला अगर आपको डर लग रहा था आप जाओ। तो मैंने बोला डरने की बात नहीं है, मरना जीना साथ में ही है, तो देखी जाएगी, जब जी साथ में रहे तो साथ में मरेंगे। मैं भी चुपचाप बैठ गया। तो उसको लगा यार ये नाराज हो गया या कुछ भी लगा, मैं बैठ गया। तो उसने बोला चलो चलते हैं। और हमारी जो AK-47 थी वो हमारी तोप के ऊपर रखी थी। हालांकि सीनियर वो था, मुझे बोल सकता था लेके आओ, सेना में चलता है ऐसे। उसने क्या बोला चलो चलते हैं। ये थे मुकेश कुमार। मुकेश कुमार। तो वो हमारे इस साइड में तोपों की तरफ, बीच में हमारे पत्थर है, तोपों की तरफ AK-47 लेने के लिए बड़ा है और मैं इधर बड़ा हूँ। दोनों आदमी के बीच में पत्थर है। वो उस टाइम तो छुपना था कहीं पर, भाई ऑर्डर आ गया भागो, पहले से छुप गए थे, हम 2 ही आदमी थे। उसने बोला चलो चलते हैं, और वो उधर भागा और मैं इधर भागा। और आप मानोगे नहीं मैडम, जहाँ पर बंदे छुपे हुए थे वहाँ पर मैंने भी मुंडी डाल दिया एक छोटे से गड्ढे के अंदर। और हमारे धर्मगुरु पंडित जी कुमोती सिंह साहब वो बोले थे भाई हरि का नाम जपो, उसका नाम जपो। तो अभी तो हमने बोला गुरुजी भगवान का नाम जपो या माता रानी को याद करो, जो होना तो होना ही होना है। 5 से 7 मिनट बाद मैडम फायरिंग बंद हो गई। और फायरिंग बंद होने के बाद में जब हम निकले उस छोटे से गड्ढे में, ऐसे पहाड़ी का छोटा गड्ढा था, 90 आदमी थे हम लोग। आप सोचिए 90 आदमी है, ऑक्सीजन की कमी है, 16,000 हाइट के ऊपर, जहाँ सांस लेने में इतनी दिक्कत, किसी का भी दम घुटने से किसी की मृत्यु नहीं हुई। 90 आदमी। हाँ, एक के ऊपर एक, सबकी मुंडी इधर थी और पाँव ऊपर थे, और किसी का भी दम घुटने से मृत्यु नहीं हुई। तो आप सोचिए हम हैरान आज भी कि यार उस गड्ढे के अंदर हम कैसे आए, क्या किया। उसके बाद मेरे को बोले मुकेश कहाँ, मैंने बोला सर वो उधर भागा इधर भागा। बोले तुम्हारे को बाद में पूछते हैं, हर बार करते तुम लोग पंगा, पूछते हैं तुम्हारे को बाद में, क्योंकि सेना में आप अग्रीमेंट नहीं कर सकते हो। तो हमने बोला ठीक है सर चलो। फिर नीचे से ऑर्डर आ भाई क्या क्या, हर बार क्या होता था कि जान और माल, कोई शहादत तो नहीं हुई है, कोई नुकसान तो नहीं हुआ, हर बार हम लोग ये चेक करते थे। तो हम लोग चल पड़े, मैडम पापा बैटरी इधर, क्यों भी बैटरी इधर, कि क्या जान माल का नुकसान हुआ है। तो चलते चलते ऐसे मांस का टुकड़ा पड़ा हुआ है। तो हमारे आगे हमारा खेमराज राणा जी, उसने बोला सर ये क्या है। मैंने बोला सर सीनियर आदमी तो वही थे। बोला यार ऊपर से कोई गीद आ गया होगा, छोटा पक्षी आ गया होगा। थोड़ा आगे बढ़े एक मांस का टुकड़ा और मिला। तो मैंने बोला सर ये, बोला यार कोई गीद आ गया होगा। मगर मैम थोड़ा सा जैसे आगे बढ़े, उसने बोला मुकेश, और मेरा जो साहब थे वो ऐसे कानों का था कि बैठ गए। अब ये हादसा देखने के बाद में सब आदमी अचंभित हो जाता, मगर मेरा तो जिगरी दोस्त था, मेरे दोस्त की यहाँ से गर्दन उड़ चुकी थी, ब्लड चल रहा है, नब्ज चल रही है, धड़कन चल रही है, ये देखने के बाद हाँ सब कुछ चल रहा है, मगर यहाँ से गर्दन उड़ी हुई है, ऐसे पिचकारी मार रहा है। और ये देखने के बाद सब आदमी पीछे हट गए। अभी डर तो लगता है किसी को भी, एकदम से कोई ऐसी हो जाए बंदा ऐसे ऐसे मतलब गर्दन। तो मेरा तो जिगरी दोस्त था, जब साथ में रहता था सोता था, मैंने अपना नॉर्मल कोट फटाफट निकाला, उसी गर्दन को लगाया और अपने हाथों में लिया। और आप मानोगे नहीं, आखिरी सांस तड़प तड़प के मेरे इन्हीं हाथों में उन्होंने आखिरी सांस लिया है। उस टाइम बड़ा एक फीलिंग आई थी मुझे कि मैं इसकी जगह मैं क्यों नहीं गया। मतलब बड़ा एक दुखदाई समय था मेरे लिए वो चीज कि मैंने एक भाई से बढ़ के दोस्त को खो दिया है। वो चीजों को मैं आज भी याद करता हूं तो मतलब वही मंजर मेरे सामने आ जाता है कि वो मंजर क्या था, कि क्यों युद्ध हुआ, मैंने ऐसे मेरे दोस्त को खो दिया है, किसके लिए हुआ। मतलब मगर सेना में कुछ बोल नहीं सकते मैम, जो दुख आज हम लोग लेके घूम रहे हैं उसकी कोई सीमा नहीं है। वादे के अनुसार मैंने मेरे कर्नल साहब से बोला है कि साहब मैंने को साथ में जाना है इसके, हमने दोनों ने वादा किया था, सबने बताया हाँ, मगर मेरे सीओ साहब बोले बेटे ऐसी बात है, मैं मानता हूँ ये बात तुम्हारी, एक लेयर चला गया, एक तोप काम चल सकता, तुम भी चले जाओगे, 2 तोप युद्ध भूमि में काम नहीं करेंगे, टाइगर हिल की लड़ाई बाकी है तो कैसे काम चलेगा। मैंने बोला सर कुछ भी हो जाओ। तो सीओ साहब ने बोला चलो ठीक है देखते हैं, पर मगर मुझे परमिशन मिला कि आप साथ में तो नहीं जा सकोगे, क्योंकि एक चला गया, दूसरा भी तोप चलाने वाला चला जाए कौन करेगा, लेकिन आप इनकी डेड बॉडी के साथ में वहाँ तक चले जाओ, पार्थिव शरीर तक। तो मुझे अपने दोस्त के पार्थिव शरीर को लेकर के मैं 4:30 बजे टाइगर हिल से निकला था, रात को 2:30 बजे मतियान में आया, वहाँ पर अपने दोस्त के पार्थिव शरीर को रखने के बाद निशान जो चेक करने होते निशान चेक किए, अंतिम प्रणाम किया मैम, और अगरबत्ती लगाई और पाँव को हाथ लगाकर कसम खाई कि दोस्त तेरी शहादत का बदला मैं जरूर लूंगा। मतलब
और ये कसम खा करके वापस टाइगर हिल के ऊपर आए। उस दिन हमने युद्ध नहीं लड़ा, पूरे दिन तैयारी किया और अगले 3 दिन तक दुश्मन के ऊपर भारी फायर सपोर्ट कर करके टाइगर हिल के ऊपर तिरंगा लहरा करके अपने दोस्त की शहादत का बदला लिया। आज हम लोग हर चीज़ को याद रखते हैं। सैनिकों के लिए 15 अगस्त, 26 जनवरी या 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस, मगर 500 कुछ सैनिकों ने शहादत दे दी मैम। आज कौन नमन करता है? खाली एक दिन से नमन में क्या होगा, आप मेरे को बताइए। और उसके बाद में उनके परिवारों से या उनके जो अनाथ हो गए बच्चों से कोई नहीं पूछता कि आपके उसका साथ चला गया। मतलब आपके जो फ्रेंड थे मुकेश जी, वो शादीशुदा थे? शादीशुदा थे मैम, एक बेटा था उनको तकरीबन 2 साल का, और थोड़े दिन पहले ही हुआ था। तकरीबन जिस टाइम उनकी गई जो शहादत हुई, तकरीबन तो 7-8 महीने का ही बेटा था उनका, मतलब ज़्यादा 9 महीने का होगा, इतना ही बेटा था उनका। बहुत छोटा था। बहुत छोटा था, मतलब वो इतना। आप मिले फिर उनसे? मतलब नहीं, बच्चे से नहीं मिला मैं, बाद में फिर उनके परिवार के साथ मैं आज भी जाता हूँ, उस टाइम भी गया मैं। जब भी मुझे मौका मिला कारगिल युद्ध के बाद में उनके गांव में गया, और आज भी जा रहा हूँ। आज मैं मेरी वाइफ को भी लेकर जाता हूँ, फ़ोन पर भी टच रहते हैं। तो मेरा एक अलग से जुड़ाव है। मैं पूरी हमारे सीओ से लेकर के पूरी बटालियन को लेके गया मैं। अभी 2019 के अंदर या 20 में, मैं कोविड से पहले ना, मैं पूरी बटालियन को लेके गया वहाँ पर, मेरे दोस्त के घर पे जिनसे शहादत हुई है। और मेरी हमेशा दिल इच्छा रहती है, जो भी नया कमांडिंग ऑफिसर भी आता है, कि हम अपना मार्टियर्स को नहीं भूलें, क्योंकि उन्हीं की बदौलत से हमको कारगिल लिखने का सौभाग्य मिला। आज हम जो कारगिल बोल रहे हैं, उनकी बदौलत से मिला, उनको नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल मैम। और उन्हीं की बदौलत मैंने आज जो आपने वॉल देखी है, उन्हीं की याद में आज सबके मेरे दोस्तों की याद में परमवीर वॉल बनाई। हिंदुस्तान के अंदर जो हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है हमारे हिंदुस्तान की सेना का, वो ये 21 परमवीर योद्धाओं को मिला हुआ है, परमवीर चक्र अवार्डेड। हाँ, आपने लिख रखा है ना? हाँ, ये पीवीसी वॉल लिखी हुई है, तो परमवीर चक्र वॉल लिखी हुई है। आप अपने माँ बाप का फोटो लगाते ही नहीं लगाते? पूछते ही नहीं पूछते? तो मेरे लिए ये उनसे बढ़ करके थे। विक्रम बत्रा के माताजी पिताजी के हाथों से मैंने ये रिबन कटवाया था अपने घर का। घर आए थे और बाकायदा उनका रिबन कटा के गए। लेकिन आज मुझे इस चीज़ का प्राउड है कि ऐसे परमवीर योद्धाओं के साथ में मैंने भी युद्ध लड़ा और विजय हुई। कोई भी फेस्टिवल रहता है तो सबसे पहले नमन इनको करते हैं हम लोग, चाहे वो 26 जुलाई हो, 15 अगस्त हो, इनका जन्मदिन हो, शहादत का दिन हो, तो इनको पक्का ध्यान में रखता है। इसलिए मैंने ये क्यों यहाँ पर लगाई है, ताकि यहाँ पर अगर हम भोजन करें तो ये आंखों के सामने, जैसे हम भगवान को भोग लगाते हैं, तो हर चीज़ समर्पित रहे। यहाँ पर अगर बैठे कोई आप जैसा बंदा भी आए तो फर्स्ट में इंट्रैक्शन इनके ऊपर हो, क्योंकि ये सबसे पहले। यार ये क्यों इम्पोर्टेंट है? आज हमें क्योंकि ये थे। हाँ, आज हम यहाँ खड़े हैं तो ये इनके बदौलत खड़े हुए, तो वो इनको प्रथम श्रेणी में लेके आना सबका दायित्व बनता है। तो आपका ये जो एक्सीडेंट हुआ था, ये कब हुआ था? ये कहाँ हुआ था? ये ऑपरेशन पराक्रम के दौरान में दोबारा से, कब की बात है? इसका 2002 में, लड़ाई के बाद में। तो मेन लोकेशन दोबारा जहाँ सिकंदराबाद में था, वहाँ आ गई। ऐसे ही आए दिन में 1-1:30 बजे खाना पीना खाया और अनलोडिंग करने लग गए। और जैसे अनलोडिंग करने लगे, अनलोडिंग करते करते हमारा बक्सा छूटा और ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट, आपका बक्सा छूटा, स्टोर में एक एक्सप्लोजिव हो गया। एक जेल का सेल था, उसके ऊपर गिरा और हाथ उड़ गया। हाथ ऐसे उड़ा था सिकंदराबाद में, हाथ उड़ के हैदराबाद सिकंदराबाद। तो वैसे मैं लेके बैठा था, उठने की 2-3 बार कोशिश किया, तो मेरे यहाँ पर इधर उधर पूरा स्प्लेंडर, मेरा पूरा पेट ना छलनी हो गया था, तो उठा नहीं गया। आपके साथ कोई नहीं था? 3 आदमी थे हम लोग। एक को कुछ लगा नहीं, वो वहीं पर लाइन पोजिशन हो गया, एक दरवाजे के पास गिर गया और तीसरा आदमी मैं था। दरवाजे वाले के पास को टांग में लगी और उसको उठा के ले गए। ये तीसरे वाला बंदा खिड़की तोड़ के बाहर निकला, बंदे इसके पीछे पीछे। ये बोला क्या हो गया, इसको ध्यान नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो। 3 ही आदमी थे और जो उसको लगी वो बक्सा पकड़े हुआ था, मैं इधर पकड़े हुआ था। तो पीछे से बचाने के लिए बंदे आए, तो मेरे को आवाज़ आई कि एक और फट जाएगा बम, और बंदे भागे वापसी। तब फिर किसी तरह जैत सिंह भाटी था एक हमारा मित्र राजस्थान के ही, तो और बंदे फटाफट आए और आग लगी अंदर, और डग 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 आग बुझाई और बक्सा खींचा, तो बक्से के पीछे मैं बैठा हुआ मिला। जब मुझे चोट लगी, मेरा यहाँ था लीवर में से पूरा ब्लड गाढ़ा गाढ़ा निकल रहा था, तो मेरे उस टाइम मेरे को ना ऐसे ऐसे करके साफ करके मैं ऐसे उठने की कोशिश किया 2 बार, नहीं उठा गया। उस टाइम मुझे 2 आदमियों को याद आई, एक हनुमान जी की कि बजरंग बली इतनी जल्दी तो मृत्यु नहीं आ सकती है, और अपनी वाइफ के लिए कि सुशीला देवी तो इतनी जल्दी विधवा नहीं हो सकती है। और फिर मैंने उठने की कोशिश किया, नहीं उठा गया, तो बंदों ने मेरे को उठाया। उठाने के बाद में जब उठा रहे थे तो मेरी आंतड़ी वगैरह बाहर थी,
और वो रोने लगे जोर जोर से। तो मैंने बोला आप यार रो मत यार, उनको पता था भाई ये कंडीशन में बंदा कहाँ जिंदा रहता है, बोले इसका अंतिम टाइम चल रहा है। मैं उनको बोल रहा था मत रो, और वो ये सोच रहे थे आखिरी आखिरी बोल रहा है। उसने बोला यार तू टेंशन मत ले, तुम चुप रहो। अरे मैंने बोला आप मत रो, मतलब मैं उनको ये बोल रहा था। और ऐसे करते करते मुझे गाड़ी में लेकर के हॉस्पिटल में ले जाया गया, और पूरा कहाँ जैसे जैसे पकड़ के आंखें उतरी, और ये पाँव पकड़ के 2-3 आदमी बिठा के लेके गए। तो लेके गए तो पूरा वो भी ब्लड में सारा भर गए, मतलब पैर ठीक थे? पूरा चूर हो गए थे, मतलब हड्डियाँ टूटी हुई थी, ऐसे स्प्लेंडर लगे हुए थे, खून आ रहा था। सब आदमी ने पकड़ रखा था कि 2 आदमी 3 आदमी इधर पाँव को, इधर आदमी पाँव को, और बंदों ने, और एक आदमी ऐसे पेट का हाथ लगाए भाई, क्योंकि पेट पूरा से फटा हुआ था, मतलब स्प्लेंडर से ना, और इधर से आंतड़ी नजर आ रही थी। तो लेके गए तो डॉक्टर के पास पहुंचे, पूरी बटालियन को पता चल गया। सीओ को, मेरे को, कर्नल गिरीश कुमार महेंद्र था जो हमारे कमांडिंग अफसर थे, उसको पता चला। उसने बोला यार दीप सिंह को ऐसे हो गया, चप्पलों के अंदर गाड़ी लेके आया कि ब्लडी ये क्या हो गया। तो उसने बोला डॉक्टर को क्या हो सकता है, डॉक्टर ने बोला इज द डेथ। तो सीओ ने बोला कुछ तो बताएं। बोला सर धड़कन वगैरह चल रही है थोड़ी बहुत, 5% चांसेस है, अगर ऑपरेशन कर 5% चांसेस, सिर्फ 5% चांसेस है मेरी तरफ से, बाकी ऊपर वाला अगर चाहे तो हो सकता है जान आ जाए। 5% चांसेस है, अगर ऑपरेशन कर दिया जाए तो हो सकता है बच जाए, मतलब मेरी तरफ से तो 5 है, फिर भी मेरी तरफ से 5 है, अगर उसकी टांग टूंग काट दी जाए तो। तो सीओ ने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे आपको लगे कि आप शुरू करिए। और सीओ ने साइन कर दिया, साइन करना पड़ता है, हमारे घर वाले तो कोई तो नहीं, साइन कर दिया। पूरी रात मेरा ऑपरेशन चला, पूरी रात ऑपरेशन चला। 17 बॉटल खून की चढ़ा मुझे, 17 बॉटल ब्लड। और घर पे कोई नहीं था, किसी को पता नहीं, ओनली फॉर, घर पे कोई नहीं था इधर, सब गाँव में। और उसके बाद में फिर रात भर ऑपरेशन चलने के बाद में डॉक्टर ने बोला 72 आवर्स का टाइम है, अगर 72 घंटे बाद रिएक्ट, अगर इसके 72 घंटे में होश आएगा, 72 घंटे में अगर होश आ गया तो फिर बताएंगे कितनी क्रिटिकल कंडीशन है इसकी। तो ये बोल करके डॉक्टर ने ऑपरेशन करके चला गया। जाके राखी साइयाँ मार सके ना कोई, 12 घंटे बाद ही मेरी आँख खुल गई। तो जैसे आँख खुली तो उन्होंने नर्स को बोला कि मैम होश आ गया है। उन्होंने डॉक्टर को फ़ोन किया, डॉक्टर साहब आए, देखा उन्होंने, डॉक्टर साहब ने सीओ को फ़ोन किया, सर जवान को होश आ गया। और आगे सीओ की क्या आवाज़ थी कि सर अभी नहीं मरेगा। तो डॉक्टर बोला सर डॉक्टर मैं हूँ या आप हो। तो सीओ बोला सर डॉक्टर तो आप ही हो, लेकिन उस जवान को मैंने देखा है, बारीकी से देखा है, उसको रग रग से वापिक हूँ, और मेरे मुंह से निकला सर, लेकिन अभी नहीं मरेगा सर वो। तो वो सीओ साहब की बात बोली हुई आज आपके सामने में बैठा हुआ हूँ, मतलब मैं कभी कभी ऊपर वाला, और वो मेरे लिए एक भगवान बन के आए थे, उन्होंने मेरे लिए सब कुछ किया, आपको झूठ बोलूँ। और आज मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मेरी बटालियन और इस राष्ट्र के लिए बैठा हूँ, मैं आपको झूठ बोलूँ। उसके बाद में एक पुनर्जन्म हुआ, फिर मेरी वाइफ और बच्चों का एंट्री होती है। तो मेरी वाइफ 3 महीने से फैमिली वे में थी, और 1.5 साल का पहले बच्चा है, और अभी क्या होगा, तो मात्र 22 साल उम्र उसकी। तो 22 साल की, मेरे मन में आया यार ये क्या होगा। बोले यार आपकी वाइफ आ रही है, आपके पिताजी, मदर, सास, ससुर, गाँव से आपको पता सब आदमी, भाई माँ वगैरह सब आएंगे, भाई ये कैसे हो गया। उन्होंने किसी ने बताया कि भाई थोड़ा बक्सा गिर गया, थोड़ा टांग को चोट लग गई है। उन्होंने नहीं बताया था कि जयराम जी की होने वाली है, किसी ने नहीं बताया था। बुला लिया था घर वालों को, 3 दिन लगे ना आने में। गाँव में पहले बस ट्रेनों में आते थे, 3 दिन लगे। 3 दिन लगने के बाद में भी रिकवरी को भाई बचे ना बचे, कम से कम आके मिल तो सकते हैं। तो उनको ये बोला कि 72 आवर्स तब तक बुला लो घर वालों को। तो फिर मैंने मेरे बंदों को बोला भाई तुम ऐसे करो, मेरे आगे तकिए लगा दिया करो। तो मेरी वाइफ को ये ना पता चले मेरी टांगे नहीं है, तो मेरे आगे बंदे तकिए रख दिए और चादर डाल दिया, और हाथ तो दिख ही रहा था सबको, और चादर डली हुई। तो उन्होंने बोला भाई हाथ गया है, सबको बता दिया भाई हाथ गया है, किसी को नहीं बताया भाई टांगे भी गई है, क्योंकि मैंने उनको उस टाइम तक थोड़ा थोड़ा बोलने लग गया था मैं। तो एक बार क्या हुआ कि मेरे को डॉक्टर एक्सरसाइज कर रहे बाहर, ऐसे ऐसे पाँव पकड़ के फिजियोथेरेपी करा रहे, और मेरी वाइफ को बंदे गाड़ी में बैठा के लेके आए, और उसने देखा यार ये बंदा कौन है जिसकी बेचारे टांगे भी नहीं है, हाथ भी नहीं है। उनको क्या पता मैं ही हूँ, वो तो सीधे उधर से गई, जहाँ मेरे रूम में था वहाँ देखा तो 4 पाई में मैं तो हुई नहीं। और मेरे को यहाँ बोले सर मैडम आ गई आपकी। अरे मैं बोला बताना था ना, बोले सर आज तो दे, डॉक्टर को भी पता था ना, मैंने उनको बता के रखा था, बोले सर आज तो लगता देख ही लिया मैडम ने। तो जब मैं गया लेके स्ट्रेचर से उठा के लेके चले गए वहाँ लेके, तो वाइफ को दुख उस टाइम कम हुआ। उसने सोचा मैं रोऊंगी तो इनको दुख लगेगा, और मैं सोचा था कि यार मेरी वाइफ के साथ में क्या बीतेगी। तो एक दूसरे को उस टाइम रोए तो थे, लेकिन उस टाइम क्या था कि वो एक दूसरे को संभालने के लिए रोए थे कि कोई बात नहीं, जो भी हुआ ना कोई दिक्कत नहीं, साथ में कर लेंगे। क्योंकि मैंने एक कसम खाई थी कि मैं अगर अपने परिवार के लिए नहीं उठ सका तो राष्ट्र के लिए मैं क्या कर सकूंगा। अभी बताइए, जब आप अपने कदमों पर चल नहीं सकते नहीं हो,
आप अपने कदमों से चल नहीं सकते हो तो आप दूसरों के लिए क्या कर सकते हो? आपको चलना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा कि कुछ है हमारे अंदर। तब फिर मैंने ये संकल्प लिया और मैंने ये 2 संकल्प, दूसरा ये लिया था कि मेरे बच्चे किसी को ये ना बोलेंगे, जैसे आपको बोले दीदी आपको तो पता ही मेरे पापा के हाथ पाँव नहीं है, या मेरी वाइफ किसी को ये ना बोले कि भैया आपको तो पता है मैडम या सर मेरे पति की कंडीशन ये है। मैंने बोला मेरे बच्चे दरिद्र की ज़िंदगी नहीं जिएंगे, किसी के सामने ये झुक के नहीं बोलेंगे कि मेरे बाप की प्राउडनेस करेंगे। और आज मेरी बीवी और मेरे बच्चे ऊपर मेरे ऊपर प्राउडनेस कर रहे हैं। और ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने हर चीज़ को बारीकी से किया है। और इस कंडीशन में रोकने नहीं दिया आपने उस चीज बिल्कुल, आज भी मैं बता रहा हूँ कि भगवान का एक परशुराम जी की तरह वरदान है कि रुकना ही नहीं है। नहीं रुकना, क्यों रुकना? रुकेंगे नहीं। मैं तो बोलता हूँ कि रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। हे जन्मभूमि भारत, हे कर्म भूमि भारत, जीवन सुमन दाकर आराधना करेंगे तेरी, जन्म जन्मांतर वंदना करेंगे तेरी। हे जन्मभूमि भारत, हे कर्म भूमि भारत, हे वंदनीय भारत, हे अभिनंदनीय भारत। जय हिंद, जय भारत।